नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है उसका कारण क्या है, कब शुरू हुआ और इस विवाद के पीछे क्या कारण है। तो चलिए, उससे पहले एक छोटी सी आपको एक भूमिका समझ लीजिए। आप यहां पर समझिए कि जैसे कि अगर हम लोग टॉप 3 पावरफुल कंट्री की बात करें, अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, तो ये आज की डेट में तीनों एक दूसरे के बिल्कुल एकदम एंटी लग रहे हैं। खास तौर से अमेरिका रूस की बात करें या अमेरिका चीन की बात करें, वो इसलिए क्योंकि जहां पर एक तरफ चीन और ताइवान के मामले में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरीके से रूस और यूक्रेन के मामले में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यानी कि रूस के मामले, यूक्रेन के मामले में अमेरिका रूस से पंगा लेने को तैयार है और ताइवान के मामले में अमेरिका जो है वो चीन से पंगा लेने को तैयार है। तो दोनों यहां पर ध्यान रखिएगा कि दोनों के यानी दो जो अलग अलग जगह के डिस्प्यूट हैं, इन दोनों में कहीं न कहीं अमेरिका का इंटरफेयर है। तो आइए इन चीज को समझते हैं। उससे पहले यहां पर एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है उसके पीछे सबसे अहम मुद्दा है क्या। तो सबसे बड़ा उसके पीछे जो कारण है वो कारण आपका है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये संगठन है और ये सबसे बड़ा उसके पीछे जिम्मेदार है, यानी ये मेन भूमिका इसी की है। तो आखिर ये है क्या। नाटो के बारे में एक वीडियो आपको बनाया गया, आपके इसी चैनल पर है, उसे आप देख लीजिए, पूरी जानकारी नाटो के मामले में क्लियर हो जाएगी। तो उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको यह बता दें, भूमिका में समझ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार से। सेकेंड वर्ल्ड वार जैसा कि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा गया और इस विश्व युद्ध में एक तरफ जो है मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र कहलाते थे कौन कौन से, तो मित्र राष्ट्र में आपका यूएसए था यानी अमेरिका, फ्रांस था और आपका रूस था जिसे उस जमाने में यूएसएसआर कहा जाता था, और यूके था। एक दूसरे राष्ट्र हुआ करते थे जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया, यानी इनका ये वर्सेस धुरी यानी मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र। तो इसमें कौन था, इसमें आपका जापान आता था, जर्मनी था और आपका इटली था। ये तीन थे, यानी मेन इन्हीं की और इनसे थी, बाकी तो और जो जिसका समर्थक था ही। हुआ ये कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार काफी लंबे समय तक चला, 6 साल तक लगभग चला, तो इस लंबे अरसे से जो चल रहा था जो सेकेंड वर्ल्ड वार, इस विश्व युद्ध को खत्म करने का काम अमेरिका ने किया। अब आप कहेंगे अमेरिका ने क्यों किया। अमेरिका ने बच्चा इसलिए किया क्योंकि आप सबको पता होगा, दुनिया जानती है, अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। ये था हिरोशिमा, ये भी जापान का शहर है, और ये नागासाकी। जो हिरोशिमा पर बम गिरा था उसका नाम था लिटिल मैन, लिटिल बॉय, और इसका नाम था नागासाकी वाले पर फैट मैन। इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ये तो हो गई परमाणु बम से जुड़ी हुई बात। जब ये परमाणु बम गिरते हैं तो जापान पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है, जो धुरी राष्ट्र हार जाते हैं और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। तो जब मित्र राष्ट्र जीत गए, तो मित्र राष्ट्र जीतने के बाद अब क्या हुआ, जीतने के बाद ये मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे अभी हमने आपको बताया। उनमें एक आपका यूएसए था, यूके था, फ्रांस था, और एक कौन था, यूएसएसआर, जिसे हम लोग सोवियत रूस कहते थे। अब इन चारों में जीतने के बावजूद इनमें टेंशन इस बात, यानी बाद में यहां पर यह मामला यह बना कि सुपीरियर कौन है, यानी ईगो प्रॉब्लम। इन रूस को खास तौर से इस बात का जो है सदमा पहुंचा, ये कह सकते हैं टेंशन होने लगी कि अमेरिका के पास परमाणु बम और रूस के पास नहीं थे उस जमाने में। तो क्या हुआ, एक तो ये, दूसरी बात ये कि अमेरिका ने रूस को साथ में इसलिए रखा था सेकेंड वर्ल्ड वार में क्योंकि रूस से जरूरत थी उसकी, क्योंकि एक बहुत ताकतवर देश था
लेकिन बात यह है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने साथ इसलिए रखते हो कि आप अपने फायदे के लिए, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हो। जैसा राजनीति में अक्सर गठबंधन में देखने को आता है, बेमेल गठबंधन होता है, सत्ता के लिए होता है लेकिन वो रियल में उनकी विचारधारा मैच नहीं करती है। बहुत जगह सरकारें भी चल रही हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी देखो, इन तीनों की जो विचारधारा थी, इन विचारधारा को पूंजीवादी विचारधारा कहा गया, यानी कैपिटलिस्ट विचारधारा के ये लोग थे। जो रूस था वो एक साम्यवादी विचारधारा का था, यानी सोशलिस्ट इसकी जो थिंक अप्रोच थी, और जो कि कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे। तो अब बाद में विश्व युद्ध के बाद अब यहां पर बात समस्या है ईगो प्रॉब्लम की, आखिर ये जो है बड़ा कौन है। अब समस्या इस बात की, अमेरिका ने बम गिरा के तो अपना एक छत्र लोहा मनवा ही लिया था, तो अमेरिका ने उन सभी देशों से आह्वान किया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो विश्वास रखते हैं वो सब हमारे तरफ आ जाएं, और उनकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी सिक्योरिटी की, क्योंकि अमेरिका ने अपनी ताकत का एहसास 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा के दुनिया को करा दिया था। अब हुआ ये कि उस जमाने तो इसमें 12 देशों ने क्या किया, अमेरिका की इस बात में हां में हां मिलाई, और 12 देशों ने क्या किया, 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, एक जो है वो संगठन बना, और इसी संगठन को नाटो के नाम से जाना गया। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आज की डेट में 30 सदस्य हैं, और ये लगभग इसके विवाद का कारण भी काफी हद तक यही है। तो अब आपको एक नाटो की छोटी सी भूमिका समझ में आ गई होगी। ज्यादा डिटेल के लिए इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप ढूंढ लीजिए, नाटो के बारे में पूरी डिटेल है, 10 मिनट का वीडियो है। अब ये बात तो समझ में आ गई नाटो। अब यहीं पर याद रखिएगा, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो 1945 में इस बात की आई कि अमेरिका अपने आप को पावरफुल समझता था, क्योंकि परमाणु बम गिरा चुका था, और रूस तो पहले से पावरफुल था। अब एक तरफ ये हुआ एक तरफ यूएसए एक कॉलम में, और एक तरफ हुआ यूएसएसआर, यानी कि इन्होंने तो अपने जितने भी सहयोगी थे उनको एक नाटो नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, इन्होंने एक डब्ल्यूटीओ के नाम से। डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1955 में, और ये बना था 1949 में। अब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये 2 धड़े बन गए। अब इनमें क्या हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर में कोई लड़ाई नहीं थी, बम गोला बारूद कुछ नहीं चला, बस डायलॉग जैसे होता ना, जिसे हम लोग कोल्ड वार कहते हैं। हॉट वार में बारूद चलती थी, तो यहां कोल्ड वार शुरू हुआ। कोल्ड वार में जो इनके समर्थक थे वो इधर जुड़ते रहे, इनके समर्थक इधर जुड़ते रहे, और ये कोल्ड वार कब तक चला, 1991 में जब रूस टूट गया तब तक। अब क्या हुआ, ये कोल्ड दोनों तरफ से ये अपने अपने गुट मजबूत करते रहे। अब क्या हुआ, बात भारत की करें तो भारत नया नया आजाद हुआ था, अंग्रेजों के चंगुल से छूटा था, और भारत जैसे दुनिया के बहुत सारे देश जो नए नए आजाद हुए थे, जिनकी बहुत सारी अपनी समस्याएं थी, तो ये लोग ये चाहते थे भारत इधर आवे, भारत ये चाहते थे इधर आवे। तो भारत ने कहा भैया हम तुम्हारे तरफ नहीं आएंगे, इनसे इनकी तरफ आएंगे तो इनकी दुश्मनी, इनकी तरफ आएंगे तो इनकी दुश्मनी, और हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि दोनों की में से किसी एक की दुश्मनी मोल ले सकें, क्योंकि हमारे पास तो न लड़ने के लिए हथियार है, न खाने के लिए सही पूछो अनाज है। हम तो अमेरिका से PL480 समझौता किए थे, उनसे अनाज खरीदते थे ताकि हम लोगों की किसी तरीके से भूख शांत हो। तो हमने कहा हम कहीं नहीं रहेंगे, हम भारत और उसके बहुत सारे जो उस तरीके की विचारधारा के लोग थे, उन्होंने एक नया संगठन बनाया, और उसी संगठन को नाम दिया गया, नाम का मतलब नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष संगठन कहा गया। यह जानकारी आपको नाम के बारे में फिर कभी बताएंगे। तो बात यहां तक समझ में आई। अब क्या हुआ, जब शीत युद्ध चल ही रहा था, अमेरिका ने क्या किया, जो रूस जो कि बहुत बड़ा देश था, उसको क्या किया, उसको भड़काना शुरू किया, उसके बहुत सारे एरिया को, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे उसके हिस्से, जैसे कि मतलब जो आज अलग देश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इतना इनको इतना मतलब कानाफूसी किया, इतना तरह तरह के उनको भड़काया, जैसे अमूमन होता है, एक देश दूसरे देश को हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है। तो वही काम अमेरिका ने किया, और अमेरिका इस मामले में सक्सेस हो गया। और सक्सेस ये हुआ कि अमेरिका जो है वो 1900 यानी रूस 1991 आते आते रूस जो है 15 देशों में टूट जाता है, और रूस के टूटने के साथ ही यहां पर कोल्ड वार समाप्त।
अब ये यूएसएसआर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो असल में ये है क्या, अगर देखें इसका पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका नाम है। इसकी सीमाएं उत्तर में आर्कटिक महासागर से लगती हैं, पश्चिम में बाल्टिक से लगती हैं, दक्षिण में ब्लैक सी से लगती हैं और पूर्व में पैसिफिक ओशन से लगती हैं। बहुत बड़ा देश है। आज भी इतने टुकड़े के बावजूद 1 करोड़ कुछ से ऊपर इसका एरिया आज भी है। वो कहते हैं ना, हाथी कितना भी लट जाए घोड़े के बराबर फिर भी रहता है। तो अब क्या हुआ, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग यूएसएसआर की बात करें तो उस जमाने में ये इतना बड़ा था, यानी एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है आपका यूएसएसआर, इतना बड़ा था। ठीक, अब क्या हुआ, ये जब टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ, ये कितने देशों में टूटा, ये यहां पर देखो, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 कंट्री, ये इन तीनों को कहते हैं बाल्टिक स्टेट। उसी तरीके से ये यूक्रेन है, पोलैंड है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ये जितने भी नाम हमने लिए ये सब आपके इसी का हिस्सा हुआ करते थे, जो आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से थे यहां पर उनको। तो अगर हम यहां पर देखें, जैसे हमने बताया था, ये एस्टोनिया है, ये लाटविया है, ये लिथुआनिया है। इन तीनों को कहा जाता है बाल्टिक स्टेट। फिर आप देख रहे हो बेलारूस है, मालदोवा है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है। उसके बाद देखें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये जितने भी आपको यहां पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सब क्या है, ये रूस का हिस्सा हुआ करते थे और जो आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, टोटल 15 अलग हुए थे। अब इन्हीं में से एक देश है जिसे यूक्रेन कहा जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी। यूक्रेन है कहां पर, जरा देख लेते हैं। यूक्रेन जो है वो ये वाला है, इस मैप में दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन है। ठीक, अब यूक्रेन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये यूक्रेन है और ये लाल वाला सब रूस है। यहां पर देख रहे होंगे, अगर आप इस वाले मैप को देखें, इस वाले में यहां पर इसमें देखो, यहां पर इसमें देख रहे होंगे ये पीला वाला यूक्रेन है। अब यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है ये काला सागर है और काला सागर के बगल में ये अजोब सागर है और इन्हीं को बीच में एक छोटी सी जलसंधि है जिसे कर्च स्ट्रेट कहते हैं। अब यहां पर देखिए हुआ ये कि ये वाला जो एरिया है जिसे क्रीमिया कहा जाता है, यहां पर तो क्रीमिया को रूस ने 2014 में रूस ने इसे अपने में मिला लिया, क्योंकि रूस का कहना था कि क्रीमिया के लोग जो हैं वो सब रूसी मूल के हैं और रूस के साथ वो रहना चाहते। कुल मिला के रूस ने क्या किया, क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया 2014 में। जिसके बदले में दुनिया में क्या किया, दुनिया ने उसको जो है, जो G8 संगठन था, यानी जो G8 के मेंबर थे उनमें से G8 वालों ने कहा तुम्हें हम इससे बाहर निकाल देते हैं, तो G8 वालों ने इसे बाहर निकाल दिया। तो अब वो G7 के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ऐसे यानी पावरफुल कंट्री है जो इकोनॉमिक पावरफुल वाले। अब इसे क्रीमिया को मिला लिया तो ये वाला एरिया क्रीमिया मिल गई, यानी रूस को मिला लिया। रूस का जो है बहुत इन लोगों ने बहिष्कार किया, क्योंकि छोटा मोटा देश होता तो पहली बात मिला नहीं पाता, और मिला लेता तो ये अमेरिका पहुंच जाता उस पर बमबारी करने के लिए। जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत को मिलाया था 1991 में, अमेरिका ने मार उसको पूरा कुवैत को बर्बाद, इराक को बर्बाद कर दिया। यहां पर मिला, इन रूस पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहावत है ना, बड़ा आदमी मारेगा अभी रोने भी नहीं देगा, वही वाल यहां पर था। अब क्या हुआ, ये बात तो हो गई। अब जैसे क्रीमिया को मिला लिया, यूक्रेन को ये डर सताने लगा कि ऐसा ना हो कहीं रूस कहीं हमारे ऊपर कहीं पूरा यूक्रेन को ना मिला ले। और रूस बार बार इस बात को मतलब अमेरिका से बोलता, हां ये बात तो समझ आ गई। अब यहां पर जो नाटो की हमने जो बात आपको बताई उसकी बात सुनो। अब देखो, नाटो की स्थापना तो 1949 में हुई थी, आज की डेट में उसमें मेंबर कितने हैं, 30। अब यहां पर एक बात यह है कि यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो का सदस्य बन जाएं, और पुतिन मतलब रशियन प्रेसिडेंट ने बार बार बाइडेन को बोला कि देखो सब कुछ करना, लेकिन यूक्रेन को धोखे से भी नाटो का सदस्य ना बना लेना, नहीं अंजाम पता नहीं क्या होगा इसका, रूस को भी नहीं मालूम और अमेरिका भी नहीं जानता है। क्योंकि इसके अब आप सोचेंगे अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाएगा तो रूस के ऊपर कौन पहाड़ टूट पड़ेगा, तो पहाड़ ये टूट पड़ेगा। नाटो एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो फिर अगर रूस यूक्रेन का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्यूचर में,
तो अकेला यूक्रेन नहीं होगा, फिर यूक्रेन प्लस 30 सदस्य, वो जो पहले से 30 थे और 31वां यूक्रेन, तो 31 देशों की सेनाएं रूस से भिड़ेंगी और उनमें एक अमेरिका भी होगा जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, जिससे अकेले लड़ने की तो हैसियत नहीं किसी में है, और ये 30 और 31 देशों से कौन लड़ेगा। तो रूस नहीं चाहता किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने दे। तो रूस बार बार यही कहता है कि अमेरिका इस बात की फुल गारंटी दे कि दुनिया में सबको बनाओ, जिसको मन करे, यूक्रेन को नहीं बनने देंगे। ठीक है, पुतिन है भी बहुत लोहा लाट दिमाग के आदमी, कुछ भी कर सकते, अमेरिका भी इस बात को जानता है। तो अब दूसरी बात, इधर यूक्रेन को डर सता रहा था, खासतौर से यूरोपियन कंट्री को, कि रूस ने एक बार 2014 में यह गड़बड़ कर चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा यूक्रेन हजम कर जाए, फिर रूस यहां तक आ जाए। तो ये यूक्रेन वाले भी, अब ये समस्या उस तब और ज्यादा गहराई जब एक चर्चा में आखिर क्यों था, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसने कहा कि यूक्रेन और जो रूस की सीमा पर है, इस रूस ने करीब करीब 90,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अब इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, सैनिक तो वाकई तैनात हैं, बहुत सारी सैटेलाइट इमेज में भी दिखता है। तो और यूक्रेन तो पहले से भयभीत था, क्योंकि यूक्रेन का क्रीमिया तो ऑलरेडी छीन चुका था। अब यह नंबर यूक्रेन को लगता है कहीं हमारा ना हो जाए, तो इसलिए यूक्रेन ने बराबर तुरंत क्या किया, अमेरिका से कहा कि तुम ऐसा करो, हमको नाटो का मेंबर बना लो। अब अमेरिका खुद चाहता था कि यूक्रेन नाटो का बन जाए मेंबर, ताकि हम रूस तक पहुंच जाएं, रूस की सीमा तक। तो रूस यही बार बार कह रहा है कि अमेरिका से नाटो का सदस्य इसे भूल के ना बना लेना, क्योंकि अतीत में हमारा हिस्सा रह चुका है। जब हम कमजोर थे तब तोड़ दिया गया, अब हम जो है वो स्थिति अब नहीं है जो पहले थी। तो अब हुआ ये क्या, जो नाटो का अगर सदस्य बन जाएगा यूक्रेन, तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि तो सदस्य बनने से क्या होगा कि यूक्रेन के ऊपर रूस क्या चीज है, फिर दुनिया का कोई भी देश अगर एक कंकड़ भी फेंकेगा तो वो 31 देशों के ऊपर कंकड़ फेंका माना जाएगा, और 31 देशों की ज्वाइंट सेनाएं उसको काउंटर जवाब देंगी। और उनमें एक अमेरिका भी है, जो समझ लो फ्रांस है, इंग्लैंड है, कितने पावरफुल कंट्री है ये, पैसे से लेके हथियारों से लेके टेक्नोलॉजी में इनका कोई सानी नहीं, तो इनसे लड़ना संभव नहीं, रूस को भी ये बात मालूम है। तो बराबर रूस इस बात का विरोध करता है कि बाइडेन से कि सब कुछ करना, लेकिन इनका ये इनको मिला ना लेना कहीं गलती से, क्यों मिला तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। रूस के पास इतने परमाणु बम है, दुनिया 10 बार उजड़ जाएगी और 10 बार बचेगी फिर से। ठीक है, करीब 7,000 प्लस हैं, और जापान हीरो और नागासाकी पर 2 ही गिरे थे, जिसका अंजाम आज भी देख लिया, जबकि उनकी टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। ठीक है, तो हुआ यह कि इस बात को लेकर मामला आगे गंभीर पहुंच रहा, लेकिन मसला यह है कि रूस जो है वो इसीलिए उसको बराबर अवॉइड करता है, कि मतलब बोलता है कि यूक्रेन को मेंबर ना बना जाना, अमेरिका चाहता है कि इसे मेंबर बना ले। लेकिन मामला यहां है कि अगर कहीं यूक्रेन धोखे से भी नाटो का सदस्य बन गया या अमेरिका ने बना लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन कागज में तो नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन हो सकता है कि इसका फ्यूचर खत्म हो जाए उसी दिन। क्योंकि अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर रूस के पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और जो वो ऑप्शन जो कोई नहीं उसको चाहता है, और वो होगा WAR, मतलब उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि सीधी सी बात है वहां तक तो दरवाजे तक दस्तक हो जाएगी नाटो के सदस्यों की, और रूस इस बात को नहीं चाहता है। और दुनिया ये जानती है कि नाटो का जो है वो नाटो का जो संगठन अस्तित्व में ही रूस के लिए आया था। और हां, एक बात और, पुतिन ने बार बार अमेरिका को, जो उसका नाटो का चौधरी है, उसको इस बात का याद दिला कि आप लोगों ने कहा था कि जब रूस का विघटन हो गया, यानी USSR टूट गया, और जब शीत युद्ध खत्म हो गया, आप लोगों ने कहा था कि नाटो का विस्तार हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका एक दुश्मन था वो टूट गया। तो फिर अब नाटो का विस्तार क्यों? और फिर आप लगातार विस्तार करते जा रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी उन्हीं को मिलाते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के मामला यहीं पर आके अटका है, रूस नहीं चाहता है यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, और यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बने, ताकि उसका रूस से जो है फिर उसका चंगुल से कह सकते छूट जाए, फिर रूस को भी वो बराबर से आंख दिखा सके। क्योंकि ऐसे तो रूस की, यूक्रेन की कोई हैसियत है नहीं जो रूस के सामने कुछ घंटे भी टिक जाए, लेकिन अगर वो नाटो का सदस्य बन गया तो घंटों क्या, फिर तो सालों का साल रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि फिर उसकी बहुत लंबी जो है उसकी कह सकते हैं जमात हो जाएगी, उसके बहुत ज्यादा समा वो हो जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे, और उन सहयोगियों में कुछ नाम फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भी हैं, जिनसे आगे कोई भी आदमी नहीं लड़ सकता, जिनसे जंग में नहीं जीत सकते। तो कुल मिला के मामला यहीं पर था।
इसीलिए रूस और इनके बीच में अक्सर दिक्कत थी। जैसा कि अभी हमने कहा भी था, जो क्रीमिया पर आक्रमण किया था रूस ने, यूक्रेन की क्रीमिया जो जब्त किया था, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के ऊपर अधिकार किया था। यह बात भी आपको बताई थी, कब? 2014 में घटना घटी थी। तो कुल मिला के यहां पर अगर आप इसको समझिएगा एक मैप में, तो ध्यान देखिएगा, ये जो है पूरा का पूरा यूक्रेन है, और ये जो एरिया पीला पीला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कहलाता है क्रीमिया। ठीक, ये क्रीमिया था, क्रीमिया प्रायद्वीप कहलाता है। ये वाला अजोव सी है, और इन्हीं के बीच में एक यहां पर कर्च जलसंधि है। अब ये वाला एरिया पूरा का पूरा रूस ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है, और यहां पर इस यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर रूस की 90,000 सैनिक बिल्कुल एकदम रेडी अवस्था में है। और यही डर यूक्रेन को सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो 2004 जैसी पुनरावृत्ति रूस दोहरा दे तो फिर यूक्रेन ही गायब हो जाए। तो यूक्रेन को यह डर है, इसीलिए यूक्रेन नाटो के पाले में भाग रहा है। और बाद वो पुतिन कह रहे हैं कि नाटो को किसी हाल में यूक्रेन को अपने साथ नहीं मिलाना, नहीं तो फिर क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये बात यहां तक समझ में आई होगी। मेन मुद्दा जो है यूक्रेन को लेके, वो यूक्रेन विवाद को लेके नाटो बीच में है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है नाटो के फेवर शरण में जाना, और रूस नहीं चाहता है कि नाटो के शरण में ये जाए, क्योंकि अगर ये उसके शरण में चला गया तो फिर यहां पर मामला रूस के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी इतनी। तो ये क्रीमिया है, जो कि एक बार फिर देख लीजिएगा, ये क्रीमिया जो है, ये इसको ऐसे शेडिंग दी हुई है, ये इनके फेवर में आ चुका है। तो ये बात यहां तक, ये बात आप भी देख रहे होंगे कि यहां पर जो है इतना एरिया जो है वो रूस ने लगभग इसको एक्वायर कर रखा है, इसका यूक्रेन का। तो अब यूक्रेन को यही समस्या है, डर सता रहा है कि नाटो कहीं ऐसा ना करे, मतलब रूस को डर सता रहा है कि अगर ये नाटो का सदस्य बन गया तो फिर क्या होगा। तो फिर उसके बाद एक ही चारा बचता है, और वो चारे में एक बार दुनिया देख चुकी है, और उस चारे में फिर एक बार कहीं फिर ऐसा मामला बना तो पता नहीं क्या होगा। उस जमाने के हथियार और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी आज के जमाने की। तो आज अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती तो हमें लगता पता नहीं क्या होगा, इसका शायद ऊपर वाला भी जानता होगा। बाकी कितने गंभीर परिणाम होंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।